नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। इस समय सर, एक तो जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद जिस तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्थिति इस बार बहुत सामान्य नहीं होने वाली है। अब तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज को डरा करके, धमका करके और आंख दिखाने का काम करती रही है, अब एलाइज उसको आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से सांसद हैं, उनकी सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी उनका सहयोग है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई, जो दलित और ओबीसी की सीटें हैं उसको जब इंटरव्यू से भर्तियां होती हैं तो उसमें लिख दिया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, और फिर उन भर्तियों को सामान्य के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है और सामान्य लोगों की भर्ती कर ली जाती है। तो सर, मैं दो चीजें समझना चाहता हूँ जल्दी जल्दी में। क्या एक तो अनुप्रिया पटेल को ये ज्ञान नहीं है, प्रक्रियाओं को समझती नहीं है, क्योंकि जैसा रूल है कि भाई वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो या तो उनको सिस्टम पता नहीं है जो उन्होंने ये चीज लिखी है, और दूसरा एक एक एंगल इसका और है कि क्या एलाइज के अंदर से अब डर निकल चुका है, क्योंकि बहुमत आपको मिला नहीं है और एलाइज अपनी जो उनकी महत्ता है उसको समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि अब भाजपा से हम कुछ भी कहेंगे, हम 10 साल चुप रहे हैं, लेकिन अब अगर हम चुप नहीं भी रहेंगे तो भाजपा हमारा कुछ कर नहीं सकती है। क्या वो वाली स्थिति आकर के खड़ी हो गई है? देखिए राम प्रकाश जी, पहले तो मैंने अब ये निर्णय लिया है कि अभिवादन मैं करूंगा तो हर कार्यक्रम के पहले कहूंगा जय संविधान। तो आपको मेरी तरफ से जय संविधान। देखिए, दूसरी बात जो अनुप्रिया पटेल ने कही है वो कुछ हद तक सही है। ये कुछ हद तक सही है। देखिए, किसी भी बोर्ड में जब भी आप कोई बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसके अंदर देख लीजिए आप कितने ओबीसी रहते हैं, कितने एससी एसटी रहते हैं और कितने सवर्ण रहते हैं। सारे के सारे बोर्ड्स में, चाहे वो जर्नलिज्म के अंदर बोर्ड बने, चाहे वो किसी भी जगह पे यूनिवर्सिटीज के अंदर बोर्ड बने। अरे आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जरा प्रोफेसर में देख तो लीजिए, ओबीसी शेड्यूल ट्राइब हैं कितने। भाई देखिए, असली मुद्दा यह है, अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया और आपको अनइंपॉर्टेंट पोस्ट पे बिठा दिया गया और इंपॉर्टेंट पोस्ट पे सारे के सारे सवर्णों को बिठा दिया, तो अनुप्रिया पटेल बात तो सही कह रही हैं। भाई, फाउंड नॉट सूटेबल का मतलब यह है, जो राहुल गांधी कहते थे कि अगर 100 आपके टॉप सेक्रेटरीज हैं या जो सरकारी तंत्र में लोग बैठे हुए हैं, उसमें अगर आप इंपॉर्टेंट पोस्ट पे केवल सवर्णों को बिठाएंगे और ओबीसी शेड्यूल ट्राइब को नहीं बिठाएंगे तो अन्याय तो उनके साथ होगा। असली मुद्दा क्या है, असली मकसद क्या है? असली मकसद यह है, अनुप्रिया पटेल ये समझ गई हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चल गया है और देश के अंदर जिसको हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे। देखिए, हमेशा से अगर मैं हमेशा से कहता आया कि हिंदू मुसलमान मत करो, उसका कारण मैं जानता था, सवर्ण होने के बाद मैं जानता था कि हिंदू मुसलमान की काट केवल यह है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। और अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई होगी, जो हो गई है शुरू, उत्तर प्रदेश में हो गई है, वही बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया। उसने कुशवाहा कैंडिडेट्स, कोयरी कैंडिडेट्स को सामने किया है कि भाई यादव मुसलमान है, कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी को सामने करो। अगर ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई होगी तो हम सवर्ण तो 10% हैं। तो हमारे लिए तो ये आवश्यक था कि हम पूरे 142 करोड़ लोगों को साथ लेके चलें। अब इनके पास, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और स्टालिन के पास क्या रास्ता है? क्योंकि ये लोग सब बैकवर्ड लोग हैं, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड करेंगे। और ये मानी बात है कि बीजेपी की जो मेन पावर, सोर्स ऑफ पावर है, वो सवर्ण है। तो अगर आप सवर्णों को वो सीट नहीं देंगे तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे, और अगर बैकवर्ड्स को देंगे तो अखिलेश यादव तो नॉन यादव बैकवर्ड्स को और तेजस्वी यादव आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हुए, देश का नुकसान होगा। तो अनुप्रिया पटेल ये समझ गई हैं कि मैसेजिंग ये हो गई है सोसाइटी के अंदर कि बीजेपी जो है संविधान विरोधी पार्टी है, ये मनुवाद लाना चाहती है, सवर्णों का शासन लाना चाहती है, प्राइवेटाइज करके नौकरियों को छीनना चाहती है। उस सेंटिमेंट को अनुप्रिया पटेल ने सामने बढ़ाया है। तो उनकी भावना को समझिए, और ये बात गहरी बैठती जा रही है ओबीसी में और शेड्यूल ट्राइब में कि सवर्ण लोग कांवड़ निकालने में तो उनका काम करते हैं, जब मस्जिदों के सामने तूफान मचाना होता है तो ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठाते हैं, और जब नौकरियां लेने होती हैं तो जय शाह जो है बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो ये चीजें हैं। अब ये राजनीति है, हम तो राजनीतिज्ञ है नहीं, हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम तो 142 करोड़ को समेटना चाह रहे थे, और हम जान रहे थे कि अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा कि सवर्ण आइसोलेट हो जाएंगे, बाकी सब एक हो जाएंगे।
जी। तो ये अनुप्रिया पटेल की जो ये चिट्ठी है सर, इसको क्या हम दलित और ओबीसी समाज, एससी एसटी जो लोग हैं, उनके विकास के लिए लिखी गई चिट्ठी देखें या फिर केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित? क्योंकि कितनी मुश्किल से वो जीत पाई थी अपनी सीट, ये हम सब देख चुके हैं। तो ये जो वोट बैंक खिसक चुका है, केवल उसको लुभाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे, यू आर नोन बाई जो कंपनी यू कीप। अगर आप पीडीए की बात कर रही हैं, अनुप्रिया पटेल को ऐसे ही थोड़ी बैकवर्ड वोट आ जाएगा अगर केवल वो स्टेटमेंट दे देंगी। अब अगर वो आप उनकी संगत में बैठे हैं जो कि सवर्णों की राजनीति करते हैं, जो मनुवाद की राजनीति करते हैं, जो संविधान के विरुद्ध की राजनीति करते हैं, तो वोट बैंक कैसे वापस आ जाएगा? भाई, वोट बैंक तो वापस तब आएगा जब आप उनकी संगत में बैठेंगे जो पीडीए की राजनीति करते हैं। तो हो सकता है अनुप्रिया पटेल के दिमाग में ये हो, इट इज राइट टाइम टू कम बैक टू इंडिया अलायंस, बिकॉज वहां पे फॉरवर्ड की राजनीति बीजेपी कर रही है और बैकवर्ड की राजनीति इंडिया अलायंस कर रहा है, खुल के कर रहा है। राहुल गांधी खुल के पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। सारा का सारा जो इंडिया अलायंस है वो ओबीसी की राजनीति कर रहा है। अच्छा, बीजेपी की मजबूरी है उन्हें सवर्णों की राजनीति करनी। तो अनुप्रिया पटेल में भी ट्राइंग टू स्विच साइड्स। ओपी राजभर भी योगी और मोदी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ओपी राजभर भी जो है, क्योंकि संजय निषाद भी वही कर रहे हैं। तो जितने बैकवर्ड नेता हैं, इनके अंदर कुलबुलाहट शुरू हो गई है कि अगर सवर्णों की डोमिनेटेड राजनीति में नीचे बैठेंगे तो बैकवर्ड की राजनीति खत्म हो जाएगी और सारा का सारा इंडिया अलायंस उसका फायदा उठा ले जाएगा। तो आइदर दे आर ट्राइंग टू चेंज साइड्स और दे वांट बीजेपी टू मेंड वेज एंड कम बैक टू पीडीए पॉलिटिक्स, व्हिच बीजेपी कैनॉट बिकॉज they are dominated by forward caste politics. जी। तो सर, अभी हालांकि पीडीए का आप जिक्र कर रहे थे, पल्लवी पटेल पीडीए का नारा दिए जाने के बाद साथ में थी, वो छोड़ करके चली गई थी। तो क्या अनुप्रिया पटेल के लिए ये भी एक बड़ा अवसर है कि भाई पल्लवी पटेल यहाँ है नहीं, तो उनके लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे आराम से और प्लेटफॉर्म भी सेफ है? क्योंकि दोनों लोग का शायद एक साथ रह पाना तो संभव नहीं होता, लेकिन पल्लवी पटेल अब नहीं है, तो अनुप्रिया पटेल के लिए इंडिया अलायंस में आ जाना ज्यादा आसान है। नहीं, अनुप्रिया पटेल भी ये सोच सकती है और पल्लवी पटेल भी सोच के इंडिया अलायंस में वापस आ सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी वापस आ सकते हैं। देखिए, असली मुद्दा यह है कि आदमी जब चीजें अच्छी होने लगती हैं, उसको गलतफहमी हो जाती है कि वो अच्छी चीजें कर रहा है। ये समय हो तो बलवान। अब पल्लवी पटेल भी महसूस कर रही हैं, अनुप्रिया पटेल भी महसूस कर रही हैं, ये संजय निषाद भी महसूस कर रहे हैं, ये ओपी राजभर भी महसूस कर रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा भी महसूस कर रहे हैं कि भैया हम लोग कहां फंस गए। यहाँ पे तो फॉरवर्ड की राजनीति होती है और ये फॉरवर्ड की राजनीति में स्टूल में बैठते हैं केशव प्रसाद मौर्य। भाई, अब योगी जी तो राजपूत हैं, वो तो सोफे में बैठेंगे और जो वो हैं मौर्य साहब हैं, वो स्टूल पे बैठेंगे। तो देखिए, ये राजनीति अब हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली नहीं है। आपको खड़गे साहब को सबसे ज्यादा सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे वयोवृद्ध और सबसे तपे तपाई नेता हैं। जात पात को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए, जो बुजुर्ग है, जो आपसे श्रेष्ठ है, उसको बड़ा आसन दीजिए और जो कम श्रेष्ठ है वो नीचे आसन में बैठे। तो मेरे ख्याल से तो खड़गे साहब से, मोदी जी से, या जो अपने क्या नाम है उनके, धनखड़ साहब उनसे श्रेष्ठ हैं, उनको तो ज्यादा सम्मान धनखड़ साहब को देना चाहिए। धनखड़ साहब जिस प्रकार खड़गे साहब का अपमान करते हैं, वो अपने वयोवृद्ध नेता का और देश की जो हमारी बुजुर्गों को सम्मान देने की परंपरा है उसको तोड़ते हैं। जी। अब एक चीज और, आपने राजभर साहब का जिक्र कर दिया, तो एक चीज मैं पूछ लूं आपसे, जो कि उत्तर प्रदेश के सीन में ये भी एक बड़ी चीज इस समय चर्चा का केंद्र है, और वो बेदी राम को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। जिस तरीके से राजभर साहब की पार्टी का नाम अब इसमें आ गया है, किस तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक कराने का काम करते रहे हैं अभी तक। अब एक चीज मैं समझना चाहूंगा सर, क्या कार्रवाई होगी वास्तव में? क्या आप आश्वस्त हैं कि ये परिस्थिति, ये स्थिति ऐसी है जिसमें इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, या फिर टेनी साहब की तरह ये भी बचा लिए जाएंगे? कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल आई वॉश हो रहा है। ओबी राजभर साहब ने, अब आप बताइए कितनी हास्यास्पद स्थिति है राम प्रकाश जी। जिस अंसारी के लिए सारे बीजेपी वाले, सारा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया भरे रहते थे, उनका बेटा एनडीए में है। आपको पता है, ओबी राजभर साहब के विधायक हैं, अंसारी साहब के बेटे विधायक हैं, और ओपी राजभर एनडीए में है। तो उनका बेटा, अंसारी साहब का बेटा, जिनकी अभी मृत्यु हुई है जेल के अंदर, उनका बेटा एनडीए में है। लेकिन अतीक अहमद हो गए और अंसारी साहब हो गए, इनको हिंदू मुसलमान करने के लिए सामने करते हैं और उन्हीं के बेटे को अपने एनडीए में रखते हैं।
जी। तो देखिए होगा कुछ नहीं, इसी में कुछ नहीं होगा। ना रेल मंत्री को कुछ होगा, ना शिक्षा मंत्री को कुछ होगा, ना गृह मंत्री को कुछ होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का समय नहीं है जबकि एक्सीडेंट होने पे लोग रिजाइन करते थे। ये बेशरम लोग हैं। सारे पुल टूट रहे हैं, सारी सड़कें टूट रही हैं। 6-6 महीने पहले जो एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग्स बनी है वो टूट रही हैं, जो अडानी जी को दे दी गई वो टूट रही हैं। लोग मर रहे हैं, लोग गाड़ियों में दब रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, किसी को कोई चिंता नहीं और कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे देश में चुनाव लड़ते हैं। इन्हें देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। जी, निश्चित तौर पे ये चीजें जो है इस समय खूब भरपूर जो है वो भ्रष्टाचार की चीजें सामने आ रही हैं, पर जिस तरीके से बयान आना चाहिए था, जिस तरीके से एक्शन होने चाहिए थे, वो फिलहाल अभी कहीं दिखा नहीं है। तो ऐसे में ये मामला भी बड़ा अहम है और जो ज्यादातर लोगों का मानना है, कहीं ना कहीं अखिल सर भी उसी के साथ खड़े दिख रहे हैं कि कार्रवाई बहुत मुश्किल है और शायद नहीं हो। और ऐसी परिस्थिति में जब एलाइज के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से शायद बेदीराम साहब को बचाने की भरपूर कोशिश की जाए। ये भी एक जरूरत है, बेसिकली जो है वो जरूरत ऐसी आकर के खड़ी हो गई है। सर एक चीज और, एमके स्टालिन साहब ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने नीट को जो है नीट में छूट देने की बात कही है तमिलनाडु को। उसके साथ साथ उन्होंने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखी है। जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करिए जैसा तमिलनाडु में पास किया गया था, कि जिसमें प्रतियोगी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें एडमिशन सीधे इंटर के मार्क्स के आधार पर कर दिया जाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बतौर प्रोफेसर आप इस पर कितना सहमत हैं, कितनी सहमति आपकी इस चीज को लेकर के है कि इंटरमीडिएट के मार्क्स के हिसाब से तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को एडमिशन दे दिया जाए? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि तमिलनाडु शुरू से नीट का विरोध कर रहा था, शुरू से विरोध कर रहा था और तमिलनाडु की बात नहीं सुनी गई। दूसरा बात, चलिए इसमें एक संशोधन कर देता हूं मैं एज ए शिक्षक। 80% आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्क्स ले लीजिए। भाई अभी तक ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि हाई स्कूल इंटर के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। वो हो सकता है 1-2 साल में बीजेपी वो भी शुरू कर दे, क्योंकि इन्हें अगर खबर मिल जाएगी कि अब नीट और जेई के जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो हाई स्कूल इंटर के एग्जाम की बेसिस बनेगी, ये वहां भी पेपर लीक कराने लगेंगे। अब तो भैया एलकेजी के बच्चे कहने लगे कि महाराज मेरा पेपर लीक करा दो, बहुत कर लिया पढ़ के, दोबारा बहुत परेशान हो गया एग्जाम देके। अब तो प्राइमरी के बच्चे कहने लगेंगे पेपर लीक करा दो, अगर बीजेपी की सरकार इसी तरह 4-6 महीने और चल गई। तो मेरी राय तो यह है कि 80% जो है आप 40% दे दीजिए हाई स्कूल के मार्क्स पे, 40% दे दीजिए इंटरमीडिएट के मार्क्स पे, और 20% के लिए स्पेशल बच्चे का रुझान उधर है कि नहीं उसके लिए 20% कर दीजिए। अब जैसे अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं ये बेईमानी का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं, ये बिल्कुल मैं कई हद तक इस बात से सहमत हूं, क्योंकि बोर्ड जो है वो बायस्ड होता है, बिल्कुल बायस्ड होता है, इसमें आई डोंट डिनाई दैट। दूसरी बात ये है कि ये मानी बात बताओ, ये एक चीज आप ये बताइए, अगर बोर्ड में नॉर्थ इंडिया के लोग 8 में से 6 बैठे हैं और उनके दिमाग में भरा हुआ है कि अम्बेडकराइट्स और पेरियार को मानने वाले खराब होते हैं, और तमिलनाडु से आ गया कोई कैंडिडेट, उसे पूछेंगे डू यू बिलीव इन भगवान श्री राम और पेरियार, वो कहेगा आई बिलीव इन पेरियार, रिजेक्टेड, क्योंकि बायसेस हैं दिमाग के अंदर। अरे ये बायसेस को निकालने के लिए 40% हाई स्कूल, 40% इंटरमीडिएट, 20% आप रिटन एग्जाम ले लीजिए, लेकिन रिटन एग्जाम को यूपीएससी से कराइए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से कराइए। एनटीए के चेयरमैन को और बाकी लोग जिन्होंने ठेका ले रखा है पैसे से पेपर लीक करा के बेचने का, इन सबको जेल के अंदर भेजिए। जी सर, जीतन राम मांझी साहब, जरा पुल गिरने वाली बात का जिक्र आपने किया, जरा उसमें भी मैं एक चीज समझ लूं आपसे। जीतन राम मांझी साहब तो कह रहे हैं कि पुल जो बार बार गिर रहे हैं, ये पुल गिरना भी एक साजिश हो सकती है। सर पुल गिराने की साजिश अब कौन करने लगा? सरकार राज्य में भी आपकी है और केंद्र में भी आपकी है भाई। राज्य में नीतीश कुमार साहब के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, जहां जीतन राम मांझी साहब भी मंत्री हैं। फिर ये साजिश कौन कर रहा होगा? देखिए बड़ी पुरानी कहावत है कि बुद्धिमान शत्रु जो है वो मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है।
क्योंकि बुद्धिमान शत्रु आपको दो चार दांव पे सिखा के जाता है, और मूर्ख जो मित्र होता है वो आप ही की नाव में छेद कर देता है। अरे गृह मंत्री का त्यागपत्र चाह रहे हैं क्या जीतन राम मांझी जी? अगर गृह मंत्रालय, अगर सुरक्षा का पूरा काम बिहार के अंदर नीतीश कुमार का है और जीतन राम मांझी जी वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर साजिश हो रही है तो ये साजिश कौन रोकेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू रोकेंगे क्या? ये अखिल स्वामी रोकेंगे क्या? ये राम प्रकाश जी रोकेंगे? आनंदवर्धन सिंह रोकेंगे क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकेगी। अगर आप इतने निकम्मे हैं, एक तो 15-20 दिन पहले जिस चीज के इनॉग्रेशन हुए वो टूट रहे हैं। नहीं, अब तो इनॉग्रेशन से पहले टूट जा रहे हैं सर। नहीं, अब तो भैया मुझे लग रहा है, मैं तो यही सोच रहा था कि पुरानी संसद है 100 साल पुरानी, वो तो अभी तक टूटी नहीं, उसमें तो छत छुई नहीं। ये कहीं नई संसद किसी दिन ना गिर जाए। मैं गॉड फॉरबिड, भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इसमें भी पता नहीं सीमेंट लगा है कि इसमें भी सारी रेत भर दी है इन्होंने। यहाँ भी कुछ गुजराती ठेकेदारों ने सारा पैसा लूट लिया हो। भाई हर जगह तबाही मची हुई है, पानी इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, बसें डूब रही हैं भाई, और नए नए रोड बना दिए हैं कोई बिना प्लानिंग के, केवल कंस्ट्रक्शन कराओ घूस खाओ, कंस्ट्रक्शन कराओ घूस खाओ। सारे फेरी वालों के, ठेले वालों के धंधे चौपट कर दिए हैं। अरे पहुंच जाओ तुम बंबई 8 घंटे के अंदर। रास्ते भर जो 1500 स्पॉट्स थे जिसके अंदर छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा चलता था, सब बंद हो जाएगा। ये अमेरिका बनाना चाह रहे हैं किसान को। सारे ठेले वाले, सारे धंधे छोटे वाले, अभी समझ नहीं रहे लोग। टोल लीजिएगा, 8 घंटे में कार चला के मुंबई पहुंच जाइएगा। अरे रास्ते में रुकते थे ना 50 जगह, होटल में रुकते थे, होटल में स्टे होता था, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, ठेले वालों से फल खरीदते थे। अब कुछ नहीं होगा, 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े लोग तो पहुंच जाएंगे, छोटे लोग क्या करेंगे? सर टोल जोड़ लेने के बाद वो यात्रा तभी भी सस्ती पड़ती थी जब खाते पीते जाते थे। आज इतना टोल चला जा रहा है कि टोल के बाद वो यात्रा महंगी लगने लग रही है। भाई हम खा पी के भी जाते थे, भाई ठीक है 2-3 घंटा अतिरिक्त लगता था, लेकिन कम से कम खाते पीते आराम करते हुए जाते थे। खतरे भी कम थे कि भाई लोग एक्टिव रहते थे, समय समय पर रुकते रहते थे। आज इतना पैसा टोल में देने के बाद भी सिक्योरिटी भी नहीं है और तमाम सारी चीजें अलग चल रही हैं। और दिक्कत ये है कि गाड़ी लेके आप जा रहे हो, कब आपकी गाड़ी के नीचे की सड़क धंस जाए वो एक अलग समस्या बनी हुई है, वो एक अलग लोगों के उसमें चीजें जो है वो सामने खड़ी हुई ये पड़ी देख हैं। लीजिएगा कि जो सड़क बनी है 2014 के पहले बनी है या 2014 के बाद बनी है। 2014 के बाद बनी है तो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर से ज्यादा मत रखिए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कार चलाइए। जी अच्छा, एक चीज और, मतलब बहुत ये अगर देखा जाए तो बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन अगर इसको ठीक से देखा जाए तो ये सामान्य चीज नहीं। जितनी भी चीजें सर ऐसी जगहों पे जो भी ऐसे कांड आ रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या फिर सामाजिक रूप से, बीएचयू का जो कांड हुआ उसमें जिसका चेहरा सामने आया वो बीजेपी का ऊपर था। कोई किसी बड़ी कंपनी ने कोई काम किया हो, उस काम पर आप नजर डाल लीजिए, भाई मोरबी का पुल गिरा तो वो गुजरात में था। बड़ी कंपनी का कंस्ट्रक्शन किया हुआ अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए तो वो निश्चित तौर पे कंपनी गुजरात की निकल जाएगी। ये क्या चीज चल रहा है सर इस समय पर? ये सारे कनेक्शन गुजरात और भाजपा की तरफ क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये आपको इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको ये समझने में परेशानी क्या हो रही है? भाई देखिए, उनके लिए हमारे उत्तर प्रदेश वाले लोग जो है ना, हम लोगों के लिए भगवान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग धर्म भीरू लोग हैं, हम लोग भगवान से डरते हैं। हमारे लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात वासियों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, द्वारकाधीश में दर्शन करके आया हूँ, महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, लेकिन जो आज का गुजरात है उसके लिए सब कुछ पैसा है। गुजरात लॉबी ने, आप बनारस जब चले जाइए, आप जरा वहां पे जो ये कॉरिडोर इन्होंने बनाया है, हमारे बनारस के लोकल लोगों की दुकानें छीन छीन के सारे गुजराती बिजनेसमैन ने तो होटल बना लिए हैं और उनके क्रूज चल रहे हैं। वहां के जितने निषाद लोग हैं उनकी नावें तो चल नहीं रही हैं। वही अयोध्या के अंदर हिसाब किताब है, अमिताभ बच्चन साहब वहां लैंड खरीद रहे हैं, गुजरात माफिया वहां पे लैंड खरीद रहा है और अमिताभ बच्चन को बेच रहा है। तो ये सारा ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ये जो पूरा कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ये तो सारा पैसा उत्तर प्रदेश बिहार का गुजरात जा ही रहा है, इसमें क्या डाउट है? गुजरात हमारा प्रदेश है, हम गुजरात वासियों का और गुजरात का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन भैया उत्तर प्रदेश बिहार वालों को भी तो दे दो। सारा का सारा गुजरात को क्यों दे रहे हो? महाराष्ट्र की इंडस्ट्री भी, तेलंगाना की इंडस्ट्री भी, उत्तर प्रदेश बिहार की भी इंडस्ट्री सी, सब गुजरात ले जाओ। अरे तो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे क्या गुजरात जाके नौकरी करेंगे? आपने राजीव गांधी का याद होगा, 4 फर्टिलाइजर प्लांट लगाए थे, वो 4 फर्टिलाइजर प्लांट से लाखों लोगों को नौकरी मिली थी।
अरे एक 5,000 करोड़ की एक बड़ी इंडस्ट्री लगा दो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 10 इंडस्ट्री लगा दो 2-2 हजार करोड़ की, 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नौकरी की बाहर आ जाएगी। नहीं करनी, सब कुछ गुजरात में करना है। जी। चल, कर्नाटक की एक चलते-चलते आपसे कर्नाटक का एक वो समझूँ, कर्नाटक में इस समय कुछ जो है एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। सरकार और कांग्रेस जो संगठन है वहाँ पर उनके बीच में कुछ विवाद दिख रहा है। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी अब वहाँ पर सिद्धारमैया साहब को बदलने की बात हो रही है। मांग हो रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि सिद्धारमैया साहब को बदला जाए वहाँ पर, और साथ ही साथ 3 जो है वो डिप्टी सीएम बनाए जाए। तो क्या सिद्धारमैया साहब को बदलने की मांग जो है उसकी वजह कर्नाटक में मिली हार है? नहीं, देखिए वो असल में वहां के इश्यूज थोड़े से डिफरेंट हैं। असल में सिद्धारमैया जो हैं वो कुरबा कास्ट से आते हैं। कुरबा कास्ट वहां पे 7-8% है और बड़ी सॉलिडली सिद्धारमैया जी के साथ है। उससे बड़ी एक कौम है जो कि वोकलिंगास हैं, और डीके शिव कुमार वोकलिंगा हैं, और एच.डी. देवेगौड़ा जो हैं वो भी वोकलिंगा हैं। तो उनके अंदर एक आधिपत्य का चक्कर है। अच्छा, जो अपने येदुरप्पा हैं वो लिंगायत हैं, और लिंगायत सबसे ज्यादा हैं। दलित अपने खड़गे साहब हो गए। तो बेसिकली इश्यू ये है, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सिद्धारमैया साहब की उम्र बहुत हो गई है। सिद्धारमैया साहब थोड़े पेशेंट भी हैं, उनकी समस्या भी है, और शायद शायद मैं गेस कर रहा हूं, जो मुझे लगता है, सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे चीफ मिनिस्टर और 2.5 साल रहेंगे डीके शिव कुमार। अब वो 2.5 साल क्योंकि इस समय होने वाला है, तो उसके पहले की पृष्ठभूमि बनी रही है। तेलंगाना में भी आपने देखा कि वहां भी जो गवर्नमेंट बनी, चीफ मिनिस्टर बने रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने जो दलित कम्युनिटी के हैं, जबकि जो दलित कम्युनिटी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है, और उनकी वजह से कांग्रेस जीती है। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि रेड्डीज की पॉपुलेशन कम है, दलित पॉपुलेशन और दलित वोट बहुत ज्यादा तेलंगाना में कांग्रेस को गए, तो वहां पे पूरे सम्मानजनक स्थिति में उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको बनाया है। तो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी कौम जो वहां कांग्रेस के पास है वो है कुरबा, वो है वोकलिंगा, और वो है दलित, और मुसलमान है ही। बीजेपी के पास है लिंगायत। तो बेसिकली वो पृष्ठभूमि है जिसमें ये तय हो गया था कि सिद्धारमैया 2.5 साल रहेंगे और डीके शिव कुमार 2.5 साल रहेंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार यंग हैं। डीके शिव कुमार एच.डी. देवेगौड़ा से पूरा वोकलिंगा वोट बैंक छीनना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से रणनीतिक रूप में ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है कि जिससे अपोजिशन का जो एच.डी. देवेगौड़ा साहब का जो वोकलिंगा वोट था, जो बीजेपी के जाने की वजह से मुसलमान वोट पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर वोकलिंगा वोट शिफ्ट हो जाता है तो लिंगायत पर से 17% और 25% वोकलिंगा और कुरबा, और उसके बाद मुसलमान वोट, ये इतनी डिफरेंस हो जाता है दोनों के गैप के बीच में कि कांग्रेस को बीजेपी हराने की नहीं सोच सकती। मुझे लगता है कि उस रणनीति का हिस्सा है। जी, जी। निश्चित तौर पे अगर सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से होती है तो उसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।